देवली में बौद्ध विहार में यही टेक्निक अपना रहे हैं, नाहरपुर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने के लिए यही टेक्निक अपना रहे हैं। जो रविदास मंदिर था तुगलकाबाद में, यही टेक्निक अपनाई गई। तुगलकाबाद में एक और बाबा साहब की मूर्ति अभी तोड़ी गई, उसमें यही टेक्निक अपनाई गई। तो एक हौस खास में वाल्मीकि मंदिर है, उसमें यही टेक्निक अपनाई गई। मस्जिद के इंतजामिया कमेटी के लोग थे, वो एकदम डरे सहमे से कोने में खड़े थे। कौन सा ऐसा रिटर्न में ऑर्डर है वो आप मुझे दिखाएं। तो उनके पास कोई ऑर्डर ही नहीं था। बिना ऑर्डर के मतलब तोड़ दिया गया। ऑर्डर के फिर आपको ये गजट नोटिफिकेशन पढ़ना नहीं आता अभी यार, आप किस हैसियत से इसके मुतवल्ली बने हो कि प्राचा साहब आप यहाँ किस हैसियत से आए? यहाँ के इंतजामिया कमेटी तो ये वो कह रही है हमें कोई तकलीफ ही नहीं है। मतलब वहां की इंतजामिया कमेटी जो है उससे बुलडोजर से कोई तकलीफ नहीं है। कोई तकलीफ नहीं है। हर बार की तरह पीठ के लोगों ने ही धोखा दिया। पहले धमकी यही दे रहे थे, प्राचा साहब आपको पता है आप कौन हो और आपके पीछे कौन है। मतलब वही अमित शाह का, क्योंकि मेरा वाला केस तो सिर्फ अमित शाह ही साहब डील करते हैं ना हर जगह। अभी इंस्ट्रक्शंस लेके आए होंगे कि कुछ और मस्जिदें मदरसे तोड़ने हैं, उसमें आपका क्या सहयोग रहेगा। तो वो सहयोग नजर आ रहा है। मैं तो दलालों की बात ही नहीं करता। जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, जो कि बजिद हैं कि मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा लेकिन ये पद नहीं छोड़ूंगा, मेरा दिल नहीं माना, मैं गया वहां पे, मैंने रोका। वही हुआ ना, मुतवल्ली साहब ने फिर वही गद्दारी की। मुझे पुलिस ले जाए, मार ले, पीट ले, अमित शाह जी के कहने से मार ही दे, मैं मुद्दा ही नहीं हूं ना। मुद्दा था वो मस्जिद में नहीं बचा पाया, उसकी वजह पुलिस नहीं थी, खुद मस्जिद के इंतजामिया थे। LNDO ने ये बहुत बड़ा जुर्म किया है, कानूनी जुर्म किया है। NDMC ने ये कानूनी जुर्म किया है, पुलिस ने ये कानूनी जुर्म किया है। पैसे चुराने के लिए, लूट मार मचाने के लिए चेयरमैन जरूर बनना है। पैसे लूटने आपको वहां से गाड़ी मिली हुई है, वहां की सिक्योरिटी आप अपने साथ जो बाउंसर्स लेके चलते हो वहां से पैसे देते हो उन्हें, और ED का केस आपके ऊपर चल ही रहा है, और मुझे कह रहे हो कि वहां पे मैं नेतागिरी करने गया हूँ। चेयरमैन साहब को वो एक दिन याद करने चाहिए जब वो मेरे पास आते थे कांग्रेस में एडजस्टमेंट के लिए। ऐसी बात नहीं करता जो मैं कर नहीं सकता। मैं आपसे कह रहा हूं बनाएं, लेकिन नहीं बनाएंगे क्योंकि चोर हैं, ये है वजह। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। देश के अंदर तमाम जगहों पे ये देखा गया है कि एक पर्टिकुलर समुदाय को लेकर विवाद, हिंसा और जो धार्मिक स्थल हैं उन पे बुलडोजर अमूमन देखा जा रहा है, चाहे वो कोई सेना हो या फिर अप्रशासनिक तंत्र। अगर ये कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। राजस्थान, बिहार और अब दिल्ली में एक मदरसे पर सरकारी बुलडोजर चल गया। बेसिकली ये ट्रेंड जो है ये यूपी के बाबा का बुलडोजर जो था वहां से शुरू हुआ। इस तमाम घटना पर मेरे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता महमूद साहब, महमूद प्राचा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आप। शुक्रिया। तो तमाम जो सर आज देखा गया राजधानी दिल्ली के अंदर बंगाली मार्केट में जो मदरसा था उसके ऊपर बुलडोजर चलाया गया, कैसे देखते हैं इस घटना को? क्या सत्यता थी? आप भी वहां गए थे, उसके बाद आपको पुलिस ने डिटेन भी किया और वहां पे मीडिया को अलाउड नहीं करा, जैसे कि हमारी DCP साहब से बात हुई कि बहुत सेंसिटिव मूवमेंट है, इस टाइम पे आप अंदर नहीं जा सकते। कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को? देखिए दरअसल मैं तो गया, मैं कोर्ट में था, तो मुझे जब मैं कोर्ट से अपनी बहस करके निकला तो मुझे किसी का फ़ोन आया हुआ था। मैंने वापस फ़ोन करके बात की तो बताया कि वो बुलडोज़र चल रहे हैं वहाँ पे, जो ये बंगाली मार्केट में जो मस्जिद है। जी। तो मुझे जाना तो कहीं और था, लेकिन मैंने अपनी गाड़ी मोड़ के मैं उस तरफ गया, क्योंकि 123 वक्फ प्रॉपर्टीज़ के लिए हम लोग ने एक बड़ी मुहिम चला रखी है, जिसमें हम सारे एक वकीलों की टीम बना रहे हैं और एक्टिविस्ट की टीम बना रहे हैं, जो कि ये सरकारी तंत्र से जो मिसयूज़ करके इन प्रॉपर्टीज़ को नाजायज़ कब्जा करने की कोशिश की जा रही है उसको रोक सकें। इसमें पूरी तरीके से वक्फ बोर्ड के जो नुमाइंदे हैं या ऑफिस बियरर हैं, ख़ास तौर पे जो चेयरमैन साहब हैं वक्फ बोर्ड के, और जो कुछ मुतवल्ली हैं, वो भी, जैसे ये बंगाली मार्केट के भी मुतवल्ली मैं अभी आपको बताऊंगा, उनकी भी शमूलियत नज़र आती है कहीं ना कहीं। मतलब नेग्लिजेंस या लापरवाही नहीं, ये मिली भगत है। मिली ये किससे, मतलब किन लोगों उन से? लोगों से, RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के उन लोगों से जो कि ये साजिश करके ना सिर्फ मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टीज पे हमले कर रहे हैं, बल्कि
उसी तरीके से, और मैं आपको ये बताता हूँ क्लियरली कि मैं बौद्ध विहार यही टेक्निक आरएसएस और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, दिल्ली की बता रहा हूँ मैं, देवली में बौद्ध विहार में यही टेक्निक अपना रहे हैं, नाहरपुर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने के लिए यही टेक्निक अपना रहे हैं, जो रविदास मंदिर था तुगलकाबाद में यही टेक्निक अपनाई गई, तुगलकाबाद में एक और बाबा साहब की मूर्ति अभी तोड़ी गई, उसमें यही टेक्निक अपनाई गई। तो एक हौस काज में वाल्मीकि मंदिर है, उसमें यही टेक्निक अपनाई गई। तो ये सिमिलर जो बुलडोजर की टेक्निक है, ये कोई बाबा योगी ने शुरू नहीं की है, वही टेक्निक रविदास मंदिर पे, वही टेक्निक वाल्मीकि मंदिरों पे, वही टेक्निक मस्जिदों पे अलग अलग समय पे अपनाई जा चुकी है, लेकिन ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है। आज जो मैं वहां पहुंचा तो मैंने पुलिस के अधिकारियों को देखा कि यहाँ पे जो मस्जिद के इंतजामिया कमेटी के लोग थे वो एकदम डरे सहमे से कोने में खड़े थे, और वहाँ पे जो लोकल पुलिस, यहाँ तक कि एसीपी और एसएचओ साहब पता नहीं कितने सारे, और रैपिड एक्शन फोर्स कम से कम 200-250 बुला रखी थी, एकदम घेराबंदी करके वो बुलडोजर से तोड़ने की कार्रवाई। मैंने जाके वहाँ पे पूछा पुलिस से, और जो अपने आप को एलएनडीओ के अधिकारी बता रहे थे कि आप किस कानून के तहत ये कार्रवाई कर रहे हो और आपके पास कौन सा ऐसा रिटर्न में ऑर्डर है, वो आप मुझे दिखाएं। तो उनके पास कोई ऑर्डर ही नहीं था। बिना ऑर्डर के मतलब तोड़ दिया गया। ऑर्डर के फिर अब उस काम के बाद मैंने फिर जो वहाँ के मुतवल्ली भी आ गए, वहाँ पे जो हाफिज मतलूब, मुझे पता नहीं वो मुतवल्ली हैं या नहीं है, आके उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि मैं यहाँ का मुतवल्ली हूँ। ठीक है, उनकी एक कोई कुरैशी साहब थे, वो मेंबर भी थे वहाँ के, वो भी आ गए वहाँ। वो आके मुझे उन्होंने गजट नोटिफिकेशन दिखाई और कोई कागज उनके पास नहीं थे, और एक नक्शा था। मैंने कहा भाई तुम्हारे पास कोई फाइल है यहाँ की, ये जो यहाँ पे आके इस तरीके से गैरकानूनी तरीके से बुलडोजर चला रहे हैं, इसके खिलाफ तुम्हारे पास क्या कागजी कार्रवाई? तो उनके पास सिर्फ एक गजट नोटिफिकेशन था, और वो मतलूब करीम साहब को गजट नोटिफिकेशन पढ़ना भी नहीं आता था। वो कह रहे थे ये 35,000 जो है गज जगह है यहाँ, और वो 35,000 रुपये उसकी वो लिखी हुई थी जो इनकम होती। तो मुझे इस बात को देख के मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया। मैंने कहा आप लोग इतने इतने सालों से यहाँ पे इसका आपको ये गजट नोटिफिकेशन पढ़ना नहीं आता अभी, यार आप किस हैसियत से इसके मुतवल्ली बने हो? तो बात अब आगे चलते हैं। अब जब पुलिस के पास कोई रास्ता नहीं रहा, तो उन्होंने इन्हीं लोगों को कोने में ले जाके, हमने वहां पे फिर जो वहां के इमाम साहब थे उनसे 100 नंबर पे फ़ोन कराया। 100 नंबर पे फ़ोन करा के हमने ये बोला कि ये बगैर कोई कागज़ दिखाए यहाँ पे आए हैं, और यहाँ से बहुत सारा सामान भी जो लेके चले गए हैं यहाँ से, वो सरासर लूट है। तो इसकी हमने 100 नंबर पे 112 नंबर पे कंप्लेंट कराई, वो आए और हमने उनको पूरी कंप्लेंट भी इमाम साहब से कहलवाई। अब पता नहीं क्या पीछे से सेटिंग हुई, तो ये डीसीपी साहब थे या कौन थे, मैं तो ऑफिसर्स को शक्ल से पहचानता नहीं हूँ। तो वो आए, उसके बाद उन्होंने सीधी-सीधी बात ये बोलनी शुरू की कि प्राचा साहब आप यहाँ किस हैसियत से आए? यहाँ के इंतजामिया कमेटी तो ये है, वो कह रही है हमें कोई तकलीफ ही नहीं है। मतलब वहाँ की इंतजामिया कमेटी जो है उससे बुलडोजर से कोई तकलीफ नहीं है। कोई तकलीफ नहीं है। वो तो कह नहीं रहे, हमने उन्हें ऑर्डर भेज दिया, आपको नहीं देंगे हम रिटर्न में, आप उनसे ले लें। तो उन लोगों का उस वक्त फर्ज था, जब वहाँ पे वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स भी मौजूद थे, वो ये कह रहे थे हम इन्हें कागज अपने दिखा रहे हैं, मतलब वो कागज, लेकिन कागज सिर्फ गजट नोटिफिकेशन था। वो तो उनकी तो बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही थी। मैंने उनसे पूछा आपके वकील कहाँ हैं? मैं तो एक प्राइवेट इंडिविजुअल हूँ ना, मुस्लिम कम्युनिटी से आता हूँ, और मैं आ गया हूँ यहाँ पे, तो मैं पुलिस को बात करके ये कह सकता हूँ कि जी वक्फ बोर्ड के लोग अभी आएंगे, वो उनके वकील भी आ रहे हैं या उनके चेयरमैन साहब भी आ रहे हैं, वो आएंगे, फिर मैं तब तक के लिए पुलिस को रोक के आपको बोलता हूँ कि आप उनसे बात करो, और अगर आपके ऊपर पुलिस कोई दबाव बनाती है तो मैं खड़ा हूँ। मैं यही तो कर सकता था ना, मैंने वो किया। लेकिन वहां तो यही हो गया, हर बार की तरह पीठ के लोगों ने ही धोखा दिया वहां पे। फिर अब मेरे पास कोई, मैं गुंडागर्दी थोड़ी कर सकता हूँ, मैं क्या लोगों को कहता हूँ, संविधान के रास्ते से चल के हम अपने सारे अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। अब संविधान के रास्ते से मैंने उनसे ऑर्डर पूछा, उन्होंने कहा कि हमने उन्हें दे दिया, हम आपको क्यों दें, आप तो एक इंडिविजुअल हो। तो वहां मुझे बहुत शर्मिंदगी भी हुई और मैं लाजवाब हो गया एक तरह से। फिर पुलिस ने, तब भी मैं वहां से जा नहीं रहा था, तो उन्होंने जबरदस्ती मुझे एक तरह से अबडक्ट करके, मैंने कहा कि आप मेरे खिलाफ एफआईआर कर लीजिए, मुझे एफआईआर की कॉपी दे दीजिए, अगर आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं। पहले धमकी यही दे रहे थे, प्राचा साहब आपको पता है आप कौन हो और आपके पीछे कौन है,
मतलब वही अमित शाह का, क्योंकि मेरा वाला केस तो सिर्फ अमित शाह ही साहब डील करते हैं ना, हर जगह वही नज़र रखते हैं। तो ये जो आधा घंटा हो सकता है उन्होंने अमित शाह साहब से बात की हो और उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हो, तो तब मुझे वहाँ से फिजिकली ज़बरदस्ती एबडक्ट करके, यानी कि किडनैप करके, अगवा करके पुलिस ने वहाँ से हटाया। सर ये कैसा आप देखते हैं दिल्ली के अंदर और जहाँ ये घटना हुई बंगाली मार्केट, वहीं आईटीओ के पास जो कहते हैं अपने आप को कि हम इस्लाम धर्म के रक्षक हैं और धर्मगुरु हैं तमाम, कोई वहाँ पे दिखा नहीं, किसी का स्टेटमेंट तब तक नहीं आया था और तमाम जो नेता हैं, किसी भी राजनीतिक दल के, कोई भी नेता वहाँ पे नहीं आया जो मुस्लिम चेहरे अपने आप को बन के समाज के अंदर दिखाते हैं। कैसे देखते हैं? मतलब ये जानबूझ के और जैसे कि आपने बताया कि वहाँ जो अ, मुतवल्ली थे, उन्होंने ठीक तरह से कार्रवाई जैसे करनी चाहिए थी, वो नहीं करी, उनको ज़्यादा ऑब्जेक्शन था नहीं टूटने पे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये जानबूझ के अपनी ही इमारत गिरवाई जा रही है? क्या ये कोई संदेश देने का तरीका है समाज के अंदर कि पहले तमाम जगहों पे और था, अब दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार के बावजूद क्योंकि एनडीएमसी भी उसमें शामिल था और तो ये क्या एलएनडीओ एल बेसिकली एल और एनडीएमसी। जी, तो उसमें क्या ये संदेश देना चाह रहे हैं? कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, संदेश तो साफ है और संदेश लेने ही तो लोग मिलने जाते हैं आरएसएस के लोगों से, अमित शाह साहब से या जिससे भी जाते हैं। वो संदेश आगे की अपनी जो जो गुलाम होते हैं वो मालिकों से इंस्ट्रक्शंस लेने तो जाते हैं, वरना क्या काम है उनका। और अभी इंस्ट्रक्शंस लेके आए होंगे कि कुछ और मस्जिदें मदरसे तोड़ने हैं, उसमें आपका क्या सहयोग रहेगा। तो वो सहयोग नज़र आ रहा है। मैं तो दलालों की बात ही नहीं करता, मैं तो उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि स्टैट्यूटरी ड्यूटी है इनकी, जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, जो कि बज़िद हैं कि मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा लेकिन ये पद नहीं छोड़ूंगा। हुँ। जो उनका काम होता है कि अब टेक केयर करना। ये मैं देखिए, मैं इस बात से कुछ लोग मुझसे नाराज भी रहते हैं, लेकिन आज लोगों के सामने साबित हो गया ना। मेरा दिल नहीं माना, सिर्फ ये बात थी, मुझे पता था मेरे साथ यही होगा, मुझे पता था। मेरा दिल नहीं माना, मैं गया वहां पे, मैंने रोका, वही हुआ ना, मुतवल्ली साहब ने फिर वही गद्दारी की। अगर वो सिर्फ मुंह खोल के अपना ये बोल देते कि प्राचा साहब हमारे वकील हैं, तो शायद मेरा किडनैप वहां से नहीं होता, मेरा अबडक्शन या मेरा अगवा करने की हिम्मत पुलिस की नहीं होती। तो यही बात मैं कह रहा हूं, इसीलिए मैं वकालतनामा लेने के बाद ही कहीं जाता हूं। आज मुझसे गलती हुई है, मैं मानता हूं ये बात, लेकिन गलती वो नहीं है, गलती वो आज भी मैं कह रहा हूं कि ये पुलिस के ऑफिसर्स जिन्होंने मेरा, अब मैं अपने 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 कंप्लेंट से क्या करा सकता हूं पुलिस के खिलाफ कि मुझे किडनैप किया, पर महमूद प्राशा इशू नहीं है ना। मस्जिदें, मदरसे, वाल्मीकि मंदिर, रविदास मंदिर, बाबा साहब की जो प्रतिमाएं लगी हुई है, वो बुद्ध विहार, वो मुद्दा है ना। मैं थोड़ी हूं मुझे पुलिस ले जाए, मार ले, पीट ले, अमित शाह जी के कहने से मार ही दे, मैं मुद्दा ही नहीं हूं ना। मुद्दा था वो मस्जिद में नहीं बचा पाया, उसकी वजह पुलिस नहीं थी, खुद मस्जिद के इंतजामिया थे। मैं वहां 1.5 घंटे तक रहा, मैं कहता रहा कि वक्फ बोर्ड के वकील को बुला लो या मुझे ही वकील बना दो, हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए था, गलती की मैंने, नहीं किया उन्होंने। अब कर दें, चलिए ये तो एक बात होगी, अब बना दें, अब बना दें मुझे। इसीलिए हम लोग ये 123 कमिटीज के जो लोग हैं ना, इनसे मिल रहे हैं। जो लोग हमारे साथ आएंगे, जो मुझे वकील बना लेंगे या हमारी टीम में से लोगों को वकील बना लेंगे, फिर हमारी जिम्मेदारी है ना। क्यों जिम्मेदारी है? क्योंकि एलएनडीओ ने ये बहुत बड़ा जुर्म किया है, कानूनी जुर्म किया है। एनडीएमसी ने ये कानूनी जुर्म किया है, पुलिस ने ये कानूनी जुर्म किया है। ये मैं बगैर फाइल देके बता रहा हूं अभी भी आपको, और मैं ये साबित कर सकता हूं। मुझे वहां से ले जाना किडनैपिंग है। कुछ लोग वहाँ पे थे जो मतलब बातचीत करने से प्रतीत हो रहा था वो मुस्लिम समुदाय के नहीं थे। उनकी बातों से ये लगा कि शायद पहले से कोई विवाद चल रहा है और पहले से ही उनको पता था कि नोटिस जारी हो चुका है या ये चीज़ टूट जाएगी। ऐसा कुछ लोगों का वहाँ पे बातचीत करने के दौरान ये चीज़ें सामने निकल के आई हैं। तो क्या आपको उन लोगों ने कुछ इस तरह की चीज़ बताई या नहीं, आपको देखिए, ये बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के लोग ये झूठ बोलने के लिए अपने जो गुर्गे हैं वहां पे छोड़ के रखते हैं। मगर किसी भी मस्जिद के इंतजामिया कमेटी से इमाम साहब ने मुझे कोई कागज नहीं दिया, सिर्फ एक वो दिखा रहे थे वफ़ की गजट नोटिफिकेशन, वो भी जो हाफिज मतलूब करीम है उन्होंने आके मेरे हवाले की। मैंने बताया ये आपको शुरू में कि उन्हें वो पढ़ना भी नहीं आता। ऐसे लोग क्या मुतवल्ली बनने चाहिए, ये बात है। ऐसे लोग क्या वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनने चाहिए जिन्हें गजट नोटिफिकेशन भी पढ़ना नहीं आता। मुझे पूरा भरोसा है कि चेयरमैन साहब भी वक्फ एक्ट के बारे में मुझे कुछ बता नहीं सकते हैं।
लेकिन पैसे चुराने के लिए, लूट मार मचाने के लिए चेयरमैन जरूर बनना है। अब मैं कौन हूं? मेरे लिए कमेंट कर रहे हैं वो। अब मैं कौन हूं? मैं वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हूं, मेरी जिम्मेदारी है। आपको घोड़ा, गाड़ी, बंगला, पता नहीं क्या क्या मिल रहा है वहां से। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनने का यही तो शौक है आपको, पैसे लूटने आपको वहां से। गाड़ी मिली हुई है, वहां की सिक्योरिटी आप अपने साथ जो बाउंसर्स लेके चलते हो वहां से पैसे देते हो उन्हें, और ईडी का केस आपके ऊपर चल ही रहा है, और मुझे कह रहे हो कि वहां पे मैं नेतागिरी करने गया हूं। शर्म आती है? आती है शर्म? मैं नेतागिरी करूंगा? मेरे पास नेतागिरी करने के लिए बहुत सारी जगह है। मैं पर्सनल नहीं होना चाहता। चेयरमैन साहब को वो एक दिन याद करने चाहिए जब वो मेरे पास आते थे कांग्रेस में एडजस्टमेंट के लिए। ये सब बातें नहीं करनी चाहिए, अपनी गलती माननी चाहिए। चेयरमैन जब तक वो हैं उनकी गलती है, जिस जिस वक्त प्रॉपर्टी पे कुछ भी हो रहा है उनकी गलती है, वो जिम्मेदार हैं। और मैं अभी भी कह रहा हूं, मुझे अभी वकील बना दें इसका, मैं देखूंगा कि बंगाली मार्केट में जिन पुलिस, जो एलएनडीए के ऑफिसर्स हैं, जो जो एनडीएमसी के ऑर्डर्स हैं, और जो पुलिस के ऑफिसर्स जब वहां मौजूद थे उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कैसे नहीं होता, क्योंकि वो गैर कानूनी काम कर रहे थे। मैं देखूंगा। मैं कोई ऐसी बात नहीं करता जो मैं कर नहीं सकता। मैं आपसे कह रहा हूं बनाएं, लेकिन नहीं बनाएंगे क्योंकि चोर हैं, ये है वजह। तो जैसे कि पूरी आपने घटना सुनी कि जो बंगाली मार्केट के अंदर मदरसा टूटा, उसके बाद जब पराचा साहब वहां पहुंचे, एक भावना के तहत वहां पे पहुंचे क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगा कि गलत हो रहा है। वहां जाने के बाद जिस तरह के हालात थे, और जैसे जो वहां की कमेटी थी और जो मस्जिद के मौलाना थे और तमाम लोग थे, उन्होंने ही वहां पे जो टूट रहा था मदरसा, उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। क्या यही वजह है कि इस तरह के लोग काबिज हैं वक्फ की टेक केयर करने के लिए, जिसकी वजह से वक्फ की प्रॉपर्टी तमाम हड़पी जा रही है, खत्म करी जा रही है? ये जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उन्हें सोचना है कि किन को वो अपना नेता बनाते हैं, किन लोगों को वो अपने वक्फ की टेक केयर करने के लिए जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही बताई जा रही है और उनकी जो ढिलाई है वो बताई जा रही है, जिस कारण तमाम वक्फ की प्रॉपर्टी खत्म हो रही है। आज जिस तरह से घटना बताई है, इस पे आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।